नमस्कार एंड जोहार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में पेशा एक्ट 1996 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। पेशा एक्ट का इतिहास क्या रहा, क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी, भूरिया समिति कौन थे, और उसके साथ साथ आपको समझाऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा है उसको अब कितना पावर मिला, क्या क्या वो कर सकते हैं और पहले क्या व्यवस्थाएं थी। बलवंत राय मेहता कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, जिसमें सबसे निचले पायदान पे आपका ग्राम सभा मिलता है। तो ग्राम सभा को कितना पावर मिला, क्या क्या अधिकार मिले, कर्तव्य, सब कुछ समझाएंगे। साथ ही साथ आदिवासियों का जनजीवन कैसे बदलेगा, क्योंकि झारखंड में 86,45,042 ये जनसंख्या है हमारे आदिवासी भाई बंधुओं की। 33 प्रकार की जनजातियां निवास करती है झारखंड में। ए टू जेड चीज पेशा एक्ट की पूरी कहानी समझाता हूं, और बहुत ही खुशी का दिन रहा 23 दिसंबर 2025, क्योंकि इसी दिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट से पास किया गया पेशा एक्ट। अब ये पेशा एक्ट है क्या? पेशा माने कि इसको फुल फॉर्म अगर करें तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पंचायत विस्तार अनुसूचित या अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996, इससे मान्यता मिली थी संसद द्वारा 24 दिसंबर सन 1996 को भूरिया समिति की संस्तुतियों के आधार पर, और 23 दिसंबर 2025 को झारखंड कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। अबुआ दिसुम अबुआ राज, माने कि अपना देश अपना राज। तो ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, और जो खनन होते थे, जो यहां पे खनन होते थे और भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था, उस पे अब पूर्णतः पाबंदी लग जाएगा। ये पेशा एक्ट तो कंप्लीटली समझाता हूं वन बाय वन। यहां पे देखिए ग्रामीण जनताओं में ना बहुत खुशी का दिन था। ये जो आदिवासी भाई बंधु है ना, जो अधिसूचित, झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों में 13 जिले अधिसूचित हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे। और पेशा एक्ट ना भारत के 10 राज्यों में लागू है। तो यहां ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं प्राचीन काल में होती थी, बहुत ही शानदार, और धन्य है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता का दर्जा इन्हें यूं ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हीं का कहना था कि हम तभी अपने आप को सफल मानेंगे, हमारा देश एक सही मायने में तब स्वतंत्र होगा, हमारा देश तब विकास के पथ पर अग्रसर होगा जब हर उस घर में दिया जलेगा, मतलब रोशनी जलेगा, जहां आखिरी घर हो, आखिरी घर में रोशनी जले। दैट मींस कि वो विकास हम कर पाए। इसी को लेके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते थे, आज भी भारत में हो या झारखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है। तो गांधी जी का मानना था कि गांवों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी लाया गया। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आर्टिकल 40 लाया गया। आर्टिकल 40 लाने वाले जो संविधान निर्मात्री जो मेंबर थे, धन्य है वो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग किए। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और एक संविधान लिखा गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसी संविधान के एक आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई। और यहां पे देखिए भूरिया साहब, ये दिलीप सिंह भूरिया साहब हैं, एमपी के ये सांसद हैं, हालांकि अब दुनिया में नहीं है, एमपी के सांसद रहे ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर गए कि हमारे अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ये लाए पेशा एक्ट। इन्हीं का जो मतलब इंपॉर्टेंट रोल था पेशा एक्ट को लाने में। पेशा महोत्सव भी मनाया जा रहा है। देखिए भूरिया समिति 1996 में इन्होंने दिलीप सिंह, इनका पूरा नाम था दिलीप सिंह भूरिया, इनकी अध्यक्षता में भूरिया समिति का गठन किया गया। इन्होंने सिफारिश की कि हम ग्राम सभा जो कि निचले पायदान पे होता है, अभी दिखाने वाले हैं, जल जंगल और जमीन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण देना चाहते हैं। ये भूरिया समिति की सिफारिश थी। अब आपको पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलता हूं। जब यहां अंग्रेजों का रूल था, चलिए उसके पहले भी जब क्षेत्रीय राजाओं द्वारा यहां पे शासन किया जाता था, तो यहां पे आदिवासियों का हक छीना जाता था, जल जंगल जमीन को छीन लिया जाता था, और जमींदार सूदखोर और यहां पे जो साहूकार थे वो शोषण करते थे, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बकायदा छीनते थे और वो दूसरे को दे देते थे। खुटकट्टी प्रथा आपने पढ़ा होगा, झारखंड पढ़ते हो तो। यहाँ पे बहुत सारी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं भी विद्यमान रही। पहले लोग यहाँ आए, जंगलों को साफ किए, और उसी तरह से लोग यहाँ आके बसने लगे। मुंडा राजा आए, और उसके अलावा झारखंड में कई जनजातियां धीरे धीरे विस्तृत हो गई। पहले जंगल, झारखंड क्या है, लैंड ऑफ द फॉरेस्ट, माने कि वनों का राज्य, वनों वाला राज्य, और यहां बहुत सघन वन हुआ करते थे। इसलिए इस क्षेत्र को प्राचीन काल में आदिवासियों ने जाहर खोंड कहना शुरू कर दिया, जाहर खोंड, ठीक है।
तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उनका अधिकार इस टाइप से दिया गया था ना कि मतलब एकदम अधिकारों को लेके वंचित कर दिया गया था। अगर उनका कोई जैसे जमीन छीन लिया तो उनको उसके लिए ना रिपोर्ट करने अंग्रेज अधिकारी होते थे, उनके पास जाइए, उनके न्यायालय में जाइए, और प्रक्रिया बहुत लंबी थी, परेशान होते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो इन सब को देखते हुए जब भारत आजाद हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज आए, बहुत शोषणकारी नीति लगाए, उनको मार भगाया गया। फिर पंचे हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो पंच उस टाइप से काम करते थे। धीरे धीरे हमारा प्राचीन काल में जैसे बाकी लोगों के लिए पंच, और यहां पे आदिवासी लोग अपने लिए परंपरागत शासन पद्धतियां लाए, शासन व्यवस्थाएं लाए, जिसके थ्रू वो शासन करते थे। इसी क्रम में आप स्वफा भी पढ़ते हैं, विल्किंसन रूल पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी ब्रिटिश जो रूल करते थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना संविधान वगैरह धीरे धीरे बनाने का प्रक्रिया आरंभ किए, और 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के बाद देखा गया कि भाई बहुत सारे लोगों जो अधिकार से वंचित हैं। फिर इसी क्रम में 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन उसके पहले 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और फिर वो फेल्यूर हुआ। उसके बाद कई रिपोर्ट्स वगैरह, और फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल दिया गया, जिसमें शीर्ष पर जिला परिषद, बीच में आपका पंचायत समिति और नीचे ग्राम सभा। इसी मॉडल को लागू किया राजस्थान के बगदरी गांव में, नागौर जिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहां से देखा गया कि गांधी जी का जो सपना था ना कि हर उस आखिरी घर तक रोशनी पहुंचे, रोशनी का मतलब वो दिया वाला या बिजली वाला नहीं, मतलब लोग शिक्षित हो, लोग आगे बढ़े, तो उस पहल में पहली ये काम की गई और ग्राम पंचायत बनाए गए। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था मॉडल दिए थे बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय जो मॉडल दिया वो समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशा एक्ट तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऊपर में जिला परिषद ये शीर्ष पर होता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, जिसमें 2 टाइप से समन्वय स्थापित किया जाता है, एक जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि और दूसरे होते हैं सरकारी सेवक, सरकारी ऑफिसर्स या सेवक कह लीजिए। यहाँ पे डीडीसी उप विकास आयुक्त, ये सचिव होते हैं और ये अध्यक्ष। तो जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद ऐसे चलता है शीर्ष में। फिर आता है पंचायत समिति मध्य में, यानी ब्लॉक लेवल पर, खंड लेवल पर कह लीजिए। इसके जो एक होते हैं प्रमुख जो चुने गए होते हैं जनता द्वारा, और एक होते हैं बीडीओ सचिव होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, और पंचायत सेक्रेटरी माने कि सचिव सरकार का प्रतिनिधि होते हैं ये। तो ये निचले लेवल पर। अब जो यहां पे चला 24 अप्रैल 1993 में आते हैं, 96 तो बात की चीज है। 24 अप्रैल 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस। 1993 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। 24 अप्रैल 72वां और 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन कहता है यही ग्राम पंचायत, यही पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां नगर पालिका। तो ग्राम पंचायत में अब यहां पे समझिएगा ये वाला चीज, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात आई, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण करे, तो कैसे हुआ? ग्राम पंचायत सबसे नीचे, पंचायत समिति बीच में, उसके बाद जिला परिषद, माने स्टेप बाय स्टेप ऊपर है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली माने कि विधानसभा, उसके बाद संसद, देश का संसद सर्वोच्च पे बैठा था। तो अब जो पावर बहुत एक जगह था वो धीरे धीरे बट गया। अब सोचिए कि आपके घर में दादाजी के पास हर तरह का पावर दे दिया जाए, वित्तीय, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सब तरह से। और आप मान लीजिए मुंबई चले गए और फंस गए कि दादाजी हमको 20,000 रुपया चाहिए और हमको कोई सपोर्ट चाहिए, सैन्य सपोर्ट या साथ वाला सपोर्ट। अब वो आप लेटर लिखिएगा दादाजी को मुंबई से बैठे झारखंड में, तब तो हो गया कल्याण। पहले यही होता था, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया कि चलो भाई हम शक्ति को बांट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे अच्छे से विकास हो पाए। तो इसी क्रम में 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, क्योंकि इनको संवैधानिक मान्यता, दर्जा वगैरह, पावर वगैरह नहीं दिया गया था पंचायतों को। तो अब ये आने के बाद इनको सशक्तिकरण मिला। अब यहां पे ग्राम पंचायत के 4 अंग है, यहां ध्यान से समझिएगा, इसी के बाद पेशा एक्ट समझिएगा।
पहला ग्राम सभा, जिसको आम सभा बोलते हैं, इसमें 18 साल से ऊपर के जितने भी ग्रामीण होते हैं उस इलाके के, वो सभी इसके मेंबर होते हैं, माने कि सदस्य। कार्यकारिणी, जिसमें मुखिया और कार्यपालिका, कार्यपालिका में भाई वार्ड सदस्य, उप मुखिया वगैरह सब आते हैं। ग्राम रक्षा दल, ये सुरक्षा के लिए होता है, इसमें 18 साल से ऊपर के नवयुवक होते हैं जो चुने जाते हैं ग्राम सभा द्वारा। ग्राम कचहरी, ये न्यायिक होता है, इसका प्रमुख जो है सरपंच ग्राम सभा द्वारा ये चुना जाता है। तो ये सब चीजें समझ गए। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे भूरिया समिति जो थे, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, इन्होंने सिफारिश करी 1996 में कि हम ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनका शोषण और दोहन किया गया। कहीं ना कहीं इनके जल, जंगल, जमीन से खिलवाड़ किया गया, खनिज संसाधनों पर इनका प्रभुत्व नहीं रहा, और ग्राम सभा जो कम पावर में थी अब इनको पावर देने की बात चलने लगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 24 दिसंबर 1996 को पेसा एक्ट लागू कर देता है केंद्र सरकार। चलो हाँ भाई, हम सही हैं। भूरिया समिति ने जनजातीय समुदायों को सशक्त तथा पारंपरिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा पेसा एक्ट की नींव रखी। तो पेसा एक्ट के एक तरह से अगर जनक बोला जाए तो कौन है? दिलीप सिंह भूरिया। अगर पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में माना जाए कि कौन है या इसके शिल्पकार कौन है, तो एक तरह से देखें तो बलवंत राय मेहता है, और दूसरी तरफ से देखें तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए पेसा महोत्सव भी मनाया जाता है। यह महोत्सव अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, माने कि पेसा अधिनियम 1996 की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। पंचायती राज और जनजातीय मामलों का मंत्रालय हर साल 23 और 24 दिसंबर को संयुक्त रूप से पेसा महोत्सव मनाता है। इस बार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मनाया गया, और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें आता है कि जब पेसा एक्ट है, जैसे हमारा पंचायती राज व्यवस्था आया, फिर पेसा एक्ट की बात करी गई, ये सब किस लिए हो रहा था? तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पे डेवलपमेंट बहुत कम होता है, और ऐसे जगहों पे जहां पे सब कुछ सही कर पाना थोड़ा मुश्किल सा है, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र में देखिएगा बहुत सारे आज भी हमारे आदिवासी भाई बंधु, कई ग्रामीण एरिया में जाइए, खासकर उन सुदूरवर्ती इलाकों में जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, तो उन सुविधाओं के अभाव में उनका पूरा डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसे में उनका जल, जंगल, जमीन छीन ले रहे हैं, वहां पे खनिज पट्टा, वहां पे भूमि का अधिग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत था, तर्कसंगत नहीं था। तो इसको लेके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत शानदार काम किया। और यहां पे देखिए पेसा जो एक्ट है वो भारत के 10 राज्यों में इंप्लीमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश, अब ये भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया कहां के थे? तो मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे, ये बहुत ही शानदार। उसके बाद आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश वाले 3 हो गए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। ऊपर से आइए, ऊपर से जब मैप पढ़िएगा इस टाइप से, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर इधर तेलंगाना मिल जाएगा, फिर इधर उड़ीसा मिल जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 10 राज्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम इसी क्रम में 2001 में भी आता है। और अब समझाते हैं आपको कि झारखंड में कितने जगहों पे पेसा एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसमें झारखंड में अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 2 भाग में बांटे गए हैं, भाग क और भाग ख। भाग ख में 12 जिले आते हैं। वैसे अनुसूचित क्षेत्र या अधिसूचित जिलों की बात करें, क्षेत्र नहीं जिलों की बात करें, तो 13 आते हैं। 13 में यहां जोड़ दीजिएगा गोड्डा, तो 13 हो जाएगा। रांची, दुमका, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। लेकिन भाग प में 12 जिलों को रखा गया, और भाग ख में 2 जिले रखा गया। एक तो गढ़वा, जिसका भंडरिया प्रखंड यहां आंशिक रूप से लागू होगा, और दूसरा गोड्डा का 2 प्रखंड, बावरी जोर और सुंदर पहाड़ी। यहां ये टोटल अधिसूचित जो जिले हैं, यहां पे क्या लागू हो जाएगा? क्या लागू हो गया? पेसा एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी दिखाते हैं कि ग्राम सभा को कौन कौन सा, यही नींव का पत्थर साबित हुआ। ये चीज जो देख रहे हैं ना, आपको बहुत गांव में दिखेगा गाड़ा हुआ। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19(5) के तहत 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची करता है इनको अधिसूचित। तो 5वीं अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ित प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना फिरना वर्जित है। वहां जाइएगा तो लोग घेर लेंगे। इसलिए ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और भारत के गजट में भी ये जारी हुआ था, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996।
अब आपको वन बाय वन सब कुछ समझाते हैं। झारखंड में पेशा कानून और आदिवासी स्वशासन, झारखंड में पेशा अधिनियम और ग्राम सभा का सशक्तिकरण, जैसे अबुआ दिसुम अबुआ राज, माने कि आदिवासी स्वशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, हमारा देश हमारा राज्य, अपना देश अपना राज्य। इसका बैकग्राउंड क्या है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1993, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था। भूरिया कमेटी का भी रिपोर्ट था कि इसको बाहर रखिए। भूरिया समिति 1994, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ ताकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सके, क्योंकि इसमें तो वो इंक्लूड था नहीं। पेशा अधिनियम 1996, 24 दिसंबर 1996 को संसद ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पारित किया। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि पारंपरिक जो स्वशासन है, आदिवासी समुदायों की रूढ़िवादी और पारंपरिक शासन प्रणालियों को संवैधानिक मान्यता देना। कैसे देना? सहभागी लोकतंत्र, ग्राम सभा को विकास की सभी गतिविधियों का निर्णय केंद्र बनाना। जितना भी डेवलपमेंट होता है उसमें ग्राम सभा को हम सेंटर पे रखेंगे, वही डिसीजन लेंगे, सब कुछ वही करेंगे। संसाधनों का संरक्षण, आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और जल जंगल जमीन का संरक्षण सुनिश्चित करना। उनकी जो पहचान है, उनका जो अस्मिता है, उनका जो संस्कृति है, जल जंगल जमीन है, उनका जो खनिज है, उनका जो अधिसूचित जो क्षेत्र है वहां पे उनको बचाना, उनको संरक्षित सुरक्षित करना। ठीक है। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत, इसका देखिएगा विस्तार कहां है तो झारखंड के 13 जिलों एवं 2 जिलों अन्य, नहीं वहां पे एक ही जिला आएगा, एक जिला, 2 जिला, यहाँ पे 12 जिला और यहाँ पे फिर 2 जिला कर लीजिए। गढ़वा एवं गोड्डा में आंशिक रूप से प्रभावी है। अभी मैंने जैसा कि दिखाया, इसके अंतर्गत लगभग 16,022 गांव आते हैं, 2074 पंचायत और 131 प्रखंड आते हैं। मतलब कि 13 ऐसे रख लीजिए और एक अलग गढ़वा का भंडरिया प्रखंड। तो 13 अधिसूचित जिले और गढ़वा का भंडरिया प्रखंड में आंशिक रूप से थोड़ा है देखने को। तो वहां पे कितने हैं? 2000 टोटल 74 पंचायत हैं, 131 प्रखंड है। झारखंड में टोटल ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल 264 प्रखंड है, लेकिन इसमें अधिसूचित कितने हैं? तो 131। यहां पे इंप्लीमेंट होता है संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल को इन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए विशेष नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां, झारखंड के विभिन्न समुदायों में प्राचीन शासन व्यवस्थाएं मौजूद है, जैसे कि मुंडा समुदाय में, संथाल, उरांव और भी हैं। तो मुंडा मान की व्यवस्था मुंडा समुदाय में है, संथाल समुदाय में मांझी परगना व्यवस्था है, उरांव में पढ़ा प्रणाली है, हो समुदाय में मुंडा मान की प्रणाली है। तो इन प्रणालियों को हम बिल्कुल वैसे के वैसे रहने दें जहां पे ये चल रहे हैं। इसमें ग्राम सभा को हम मजबूत करें और इनको आगे बढ़ाएं, इनके जो शासन व्यवस्था है उनको किसी भी तरह से हम बाधित नहीं करें। जैसे हम कोई रूल बनाते हैं तो रूल कैसे बनता है? स्टेट रूल बनाता है भाई। कुछ मामलों में स्टेट, जिस स्टेट की हम जैसे झारखंड स्टेट की बात करें तो झारखंड स्टेट को कुछ भी बनाना हो तो ये रूल कौन बनाएंगे? हमारा स्टेट में विधानसभा है तो विधानसभा के थ्रू बनता है। तो इनका कहना है जो भूरिया समिति वगैरह जो पेशा एक्ट आया उसके तहत जो पेशा एक्ट लागू हुआ यहाँ पे 23 दिसंबर 2025 को, 23 दिसंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक बहुत शानदार रहा। अब इसके आने से क्या होगा कि भाई स्टेट में कोई नियम कानून बनाना है बनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा जो शासन व्यवस्था है, हमारा जो रूल रेगुलेशन करने के तरीके हैं, हम जो 13 अधिसूचित जिले हैं और एक इसके अतिरिक्त गढ़वा का भंडरिया प्रखंड, यहाँ जितने भी 131 हमारे प्रखंड आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जैसे आपको उस क्षेत्र में कोई भी काम करना हो तो भैया हमसे आप परामर्श लीजिए। अब कुछ मामलों में नियम जो बनते हैं स्टेट के साथ साथ सेंटर बनाते हैं, मतलब केंद्र सरकार के थ्रू बनता है। तो इनका कहना है कि आप कुछ भी काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मेरे में आके दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। मुझसे पूछना होगा कि हमें ये जमीन चाहिए, आपके पंचायत में आता है, ग्राम सभा से बाकायदा निर्णय लेना होगा, पूछना होगा, उनसे सहमति लेनी होगी कि हम इस क्षेत्र में अमुक कार्य करने जा रहे हैं, क्या आपको परमिट है, क्या आप सहमत है। अगर ग्राम सभा कह दिया कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई गांव
मान लीजिए भंडरिया ब्लॉक ही ले लेते हैं। मान लीजिए भंडरिया ब्लॉक में अगर कोई उसी पंचायत में जहां पे वो अधिसूचित है उसमें अगर कहते हैं कि हमें यहां पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लगाना है, क्या आप ग्राम सभा अगर सहमत दे दिया सरकार को तो हाँ चलिए लगा सकते हैं, अगर कह दिया नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी प्रणाली हो गई, ग्राम सभा गांव की संसद मानी जाती है। और अगर आपको ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी देखना है तो चले जाइए ग्राम सभा में। बाहर ग्राम सभा जहां पे आप देखिएगा मुखिया और पंचायत सेक्रेटरी को यानी पंचायत सचिव को कितना जबरदस्त तरीके से काम अभी कर रहे हैं, पहले से भी लोग करते थे आज भी कर रहे हैं, कि आपको एकदम ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी दिखेगा। बहुत शानदार, वहां गांव के लोगों से मिलना जुलना, ये गांव में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्राम सभा आप देखिएगा अमूमन साल में 4 बार होने को होता है, चलिए 2 बार भी करवा लीजिए, कम से कम 2 बार तो निश्चित होता है कि कराना ही कराना है, 4 बार 3 बार जितना बार करा सके, 10 बार भी करा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब होता है ना तो गांव के लोग आते हैं, उनसे राय सलाह लिया जाता है। बहुत ही शानदार, एक गांव के सभी मतदाता जो 18 साल से अधिक हैं इनसे मिलकर बनी सभा ग्राम सभा। बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार, लेकिन प्रत्येक 3 माह में अनिवार्य है एक बार, तो 3 चौका 12 हो गया। आप कम से कम 3 न करा कर 2 भी करा ले तो भी, लेकिन अमूमन अब हर जगह होता है 4 से ज्यादा भी, कम से कम 4, अधिक से अधिक जितना भी कराए। यह किसी भी प्रतिनिधि संस्था जैसे पंचायत से ऊपर है, क्योंकि यह सीधे जनता की सभा है। पंचायत से ऊपर है, जनता की सभा है, जनता वहां जनार्दन है, सब कुछ वो वहां पे करते हैं। ग्राम सभा के निर्णायक अधिकार क्या हुए? संसाधन नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण, खनन, माइनिंग और पट्टे देने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। अगर भूमि अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा से बकायदा आप क्या लीजिए सहमति या परामर्श, तब वहां पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। वन उपज, लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार इन्हीं को मिला। योजनाओं की मंजूरी, गांव के विकास की सभी योजनाओं और लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा ही करती है। अभी आप देखे होंगे 11वीं अनुसूची में जब आप पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम, तो उसमें 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय दिए गए हैं। संविधान के अनुसार ग्राम सभा और पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा और पंचायतों को, जिनमें मुख्य है कृषि और भूमि सुधार, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, अस्पताल, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, और भी बहुत सारे हैं। वित्तीय प्रबंधन और समितियां, ग्राम कोष, प्रत्येक ग्राम सभा अपना कोष यानी फंड बना सकते हैं, उसमें जो चाहे ग्राम का व्यक्ति जो भी हो पैसा जमा कर सकता है, दे सकता है। और गांव में वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए आपको पता होगा कि बाजार हाट जो लगते हैं उसमें भी टैक्सेस वगैरह जमा होते हैं। बैंक खाता, यह खाता ग्राम सभा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चलता है। ग्राम सभा का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पंचायत सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह बैंक खाता चलता है। निगरानी समिति, विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए ग्राम सभा समितियों का गठन कर सकती है। पेशा नियमावली 2025 अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक कदम। 23 दिसंबर 2025 झारखंड सरकार ने पेशा नियमावली को मंजूरी दी। अब झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में ग्राम सभाओं को कानूनन सशक्त बनाया गया है, एकदम कानूनी रूप से इनको पूरा पावर दिया गया है। इसका लाभ क्या है? इससे जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन और विकास की गति बहुत ही तेज होगी। ठीक है, पेशा कानून केवल एक नियम ही नहीं बल्कि आदिवासियों को अपनी जमीन और संस्कृति पर हक देने का जरिया है। ये आदिवासी भाई बंधुओं के साथ अंग्रेज लोग इतने चतुर थे, इतने चालाक थे और इतने चंट थे कि ये इनके साथ, मतलब इन पे एक तरह से नहीं होता है कि इनका जंगल और जमीन को छीन लेना, इनको भूमि से वंचित कर देना, इनके साथ अन्याय करना, बेगारी करवाना, मजदूरी करा के पैसे न देना, तो इनसे कहीं ना कहीं एक तरह से खिलवाड़ किया गया, धर्मांतरण करवाना। तो ये सब कहीं ना कहीं पेशा कानून आने से बहुत ही शानदार इनका सब कुछ हुआ। पेशा अधिनियम एक मजबूत ढाल की तरह है जो आदिवासी समुदायों को बाहरी हस्तक्षेपों से बचाता है और उन्हें अपने घर यानी गांव का मालिक बनाता है। पहले इनके पास ये चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे बाहरी लोग आए, बाहरी लोगों के कुप्रभावों के चलते बहुत सारी चीजें इन्हें झेलने पड़ी। तो पेशा एक्ट इनके लिए बहुत शानदार रहा। अब देखिए पेशा एक्ट प्रभावी हुआ तो राज्य में अनुसूचित जिलों की ग्राम सभा को शक्ति, अधिकार और दायित्व इनका बढ़ गया। पंचायत क्षेत्रों में खनन और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा के फैसले प्राधिकृत किए गए, वो जो डिसीजन लेंगे वही सर्वमान्य होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ग्राम सभा को अधिकार दिया गया कि जल संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं, स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं को प्रभावी कर सकते हैं, लघु वन उपज के उपयोग पर आपका नियंत्रण रहेगा। ग्राम सभाओं का परिसीमन का प्रावधान जिला प्रशासन अधिसूचित करेगा। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूं, ग्राम सभा की अनुमति होगी देसी विदेश की शराब की दुकान जो गांव में
देसी विदेशी शराब की दुकानें खुलती हैं, वो ऐसे नहीं खुलेगा। ग्राम सभा कहेगी तब खुलेगा और बंद होगा, तो ऐसे नहीं तो अगर आप खोल दिए सीधे उनको डिसमिस कर देंगे। पंचायतों के विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन पर ग्राम सभा का हस्तक्षेप रहेगा। भाई विद्यालय ठीक से खुल रहा है कि नहीं, टाइम से टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चों को सुविधाएं दी जा रही है कि नहीं, अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब आप देखिएगा गाँव में ही होता है, पंचायतों में ही होता है, तो वहां पर उनका ये हस्तक्षेप रहेगा। चोरी, छोटा मोटा मारपीट, आंशिक अपराध, ग्राम सभा इसकी सुनवाई करेंगे और इसमें 2000 तक जुर्माना भी लगाएंगे जो छोटा मोटा लड़ाई। और पहले लड़ाई सरपंच के माध्यम से सुलझा भी दिए जाते थे। 1 एकड़ से कम जल क्षेत्र पर, जहां जल क्षेत्र 1 एकड़ से कम है उस पर उनका ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। जैसे कि मछली पालन वगैरह करें और वो मछली पालन करें तो कंप्लीटली उन्हीं का नियंत्रण होगा। गांव का सर्वांगीण विकास जो होता है ना, वो ग्राम सभा ही करते हैं। ग्राम सभा बहुत माने ये रूट लेवल का, ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आप जाइए कभी बैठिए इस ग्राम सभा में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ होता क्या है। और यहाँ पे लीड करते हैं मुखिया और पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जो भी योजना आएगा, मुखिया गांव में है भाई, गांव के ही चाचा भैया जो भी हैं, और वो क्या करते हैं कि गांव में देखते हैं किसको चाहिए वो योजना। ये पंचायत सेक्रेटरी आके बताएंगे कि अमुक योजना ऐसे ही आया है, इसमें ये योग्यता है। अब मुखिया को बोलेंगे कि भाई आप दोनों सामंजस्य बना के कि जो लाभुक हैं उनको लाइए और उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ये सब चीजें थी, बहुत सारी चीजें इधर है स्लाइड में, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, बता दिया मैंने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो मेन चीजें थी पेशा एक्ट से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट में सादर आमंत्रित है आपके सुझाव। और आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पेशा एक्ट के आने से झारखंड के आदिवासी भाई बंधुओं का नो डाउट बहुत ही अच्छा, मतलब कल्याणकारी योजनाएं अब बहुत शानदार तरीके से अपने पथ पर अग्रसर होंगी। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 23 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला देते हुए पेशा एक्ट को लागू किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को जय हिंद।